गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप रावत क्लासेस जोधपुर के सौजन्य से स्पोकन इंग्लिश के कुछ वीडियोस देख रहे हैं और मैं विनोद रावत हूं और आप अपने फेवरेट चैनल पे रावत क्लासेस जोधपुर में मेरे को देख रहे हो। मैंने YouTube में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने। तो मैंने एक कोशिश की और अपने YouTube चैनल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें लोगों की गलतियां उनको बताई जाए। मेरे को कुछ गलतियां नज़र आई हैं और वो अगर गलतियां नहीं सुधरेंगी तो जो जितने भी लर्नर्स हैं YouTube में वो गलत चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें दो नुकसान है, एक जो टीचर है उसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा और लर्नर गलत सीख जाएंगे, तो बहुत गड़बड़ है ये। हालांकि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ठीक है, कि इसमें मैंने लिखा है हिंदी का सेंटेंस, फिर उसके नीचे मैंने दो सेंटेंस दिए हैं कि कई लोगों ने इसको इस तरह से लिखा है जो रॉन्ग था, तो उसको करेक्ट करके लिखा हुआ है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरा नाम लेके कहे कि ये गलत है तो हम अपने आप को ठीक कर लेंगे और लर्नर्स को उसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं भी शुरू करता हूँ इसको। इसका पहला सेंटेंस था कि तुम हमेशा गुस्सा करते हो जब मैं गलती करता हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करके कहा गया था यू ऑलवेज गेट एंग्री, ठीक है, जो रेड में है, व्हेन आई एडमिट अ मिस्टेक। अब गलती करने के लिए एडमिट वर्ड नहीं है, एडमिट तो मतलब स्वीकार करना होता है। अगर मुझे ये कहना हो कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ तो मैं कहूँगा आई एडमिट माई फॉल्ट, आई एडमिट माई फॉल्ट या आई एडमिट माई मिस्टेक, ऐसे कहेंगे अपन। या मैं ऐसे कहूँ कि उसने माना कि उसने गलत किया, ये एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग, ये एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग, इसने माना ये करने के लिए तो नहीं है ये। तो इसलिए और करने के लिए आपका फ्रेज होता है टू मेक अ मिस्टेक, टू मेक अ मिस्टेक, ध्यान रखना ये इसका फ्रेज है। तो हमको फ्रेजेस का इस्तेमाल, नाउन्स का इस्तेमाल, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसका करेक्ट होगा यू ऑलवेज गेट एंग्री व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, ये होना चाहिए था आपका। एनीवे, तो आप भी खुद अपनी तरफ से इसको देख सकते हैं। जो मैंने रेड में लिखा है वो उसमें थोड़ी सी गलती है, हो सकता है कि अनजाने हो जाता है कि गलती जल्दबाजी में भी हो जाती है, लेकिन लर्नर्स के लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जो ग्रीन वाला है वो करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। आज मेरा उपवास है। अब जो इसमें फास्ट जो है, इसकी जो गलत ट्रांसलेशन की गई थी वो था आई हैव फास्ट टुडे, नहीं, फास्ट काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, उसके आगे आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आई हैव अ फास्ट टुडे, फास्ट नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो फिर आपको इसके आगे, ठीक है ना, आपका आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है। ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको डिक्शनरी में भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस था क्या झगड़ा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा होता है, लेकिन ये बड़े झगड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध का मामला हो। छोटे मोटे झगड़ों के लिए फाइट का इस्तेमाल, कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट, बोलो व्हाट इज द फाइट अबाउट, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट, किस बारे में झगड़ा है। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो क्या झगड़ा है कि अंग्रेजी क्या बनेगी, व्हाट इज द फाइट या कॉन्फ्लिक्ट अबाउट, इसमें प्रीपोजिशन लगाई है, ये सेंस पूरा होगा, नहीं तो सेंस पूरा होगा नहीं आपका। आई होप कि आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। उसने तुम्हारा साथ दिया था, ओके ठीक है। अब इसकी जो ट्रांसलेट की गई है वो है ही हैड स्टूड बाय यू, ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट है ही स्टूड बाय यू। इसमें टेंस का फर्क पड़ गया। इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कहना गलत होगा, मैं उसका आप थोड़ा सा आपको चीज बताता हूँ। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट जो होता है, पास्ट परफेक्ट इज पास्ट ऑफ पास्ट, और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जबकि आपके सेंटेंस में दो एक्शन हो और आपने ये अंतर बताना हो कि इस एक्शन से पहले वाला एक्शन हो चुका था। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट में कहा जाता है, और जो सेकंड एक्शन होता है उसको सिंपल पास्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और सिंपल पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, हैड का इस्तेमाल हो सकता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म का अगर नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आर गेटिंग माय पॉइंट।
इफ़ यू से कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, तो दो एक्शन हुए हैं, एक मेहमान को चला जाना और आपका घर पहुंचना। और अगर आप मेहमानों से नहीं मिल पाए क्योंकि आपके पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, तो दो एक्शन है। तो अब पहला एक्शन आपने पास्ट परफेक्ट में बोलना है, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा द गेस्ट हैड लेफ्ट और बिफोर आई रीच्ड होम, बिफोर आई रीच्ड होम। तो यहाँ पर तो इसका इस्तेमाल सही है, लेकिन सीधा ही पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना गलत है। इस सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन ही हैड स्टूड बाय यू, जो फ्रेज है वो सही इस्तेमाल किया गया है। स्टैंड बाय समबडी का अर्थ होता है किसी का साथ देना, इसको सिंपल पास्ट में कहा जाना चाहिए था ही स्टूड बाय यू, ठीक है। आप आई होप कि आपको समझ आ गया। ओके, कुछ चीज़ों पर हमारा वश नहीं होता है, नहीं होता है। फ्यू थिंग्स, फ्यू बच्चों अपने आप में नेगेटिव है। फ्यू थिंग्स मीन्स नथिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? फ्यू और लिटिल अपने आप में नेगेटिव होते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको एक सेंटेंस दूं, मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं इसके अंदर, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इफ आई से फ्यू पीपल नो मी, इसलिए स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता है कि जो मर्जी आप पढ़ा दो। जो सेंटेंस आप बना रहे हो, बोल रहे हो, उसका उच्चारण सही होना चाहिए, है ना, प्रोनाउंसिएशन शब्दों का सही होना चाहिए, वॉइस का मॉड्यूलेशन होना चाहिए, और साथ के अंदर उसकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए। फ्यू पीपल नो मी मीन्स नोबडी नोज मी, ये इसका मीनिंग है। एंड इफ आई से अ फ्यू पीपल नो मी, तो इसका अर्थ होता है अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल नो मी, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल नो, ये इसका मीनिंग होता है। और इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि मुझे थोड़े से लोग जानते हैं। अब ये नॉलेज यहाँ अप्लाई करो। अगर है आपने कहा फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कहना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कुछ चीज़ों पर हमारा वश नहीं है। तो क्या होगा? अ फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो मेरा यही प्रयास था, और ये जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार इसमें मैं एक वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग जो है सावधान हो, और अगर जिसने बनाया वो देख रहा होगा तो उसको ठीक भी कर लेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी गलतियाँ होती तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे को बाय नेम आप बता सकते हैं कि राव सर ने पढ़ाया था, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, गलती किसी से हो सकती है, सो व्हाट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस था वो बहुत फुर्तीला है, उसको ट्रांसलेट किया गया ही इज फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ तब बोलना है जब आपने किसी को ये कहना हो कि ये आदमी जोश से भरा हुआ है, ये आदमी बड़ा जीवंत है, ठीक है ना। आपका फुर्तीला का मतलब क्या हुआ कि वो उसके जो एक्शन है पाँव के वो बहुत फास्ट हैं, तो उसको ऐसे बोलना चाहिए, ही इज़ वेरी एजाइल, ही इज़ वेरी एक्टिव, ही इज़ निम्बल फुटेड। तो सही ट्रांसलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने ठीक कर लेना है, वो बहुत फुर्तीला है, इसके लिए ही इज़ फुल ऑफ लाइफ नहीं कहना है। लेकिन कोई आदमी अगर जोश से भरा हुआ है, ठीक है ना, आपका ही इज़ फुल ऑफ विगर एंड वाइटिलिटी, तब आप बोलो ही इज़ सो फुल ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ही इज़ सो फुल ऑफ, या ही इज़ फुल ऑफ लाइफ। लेकिन कोई आदमी अगर फुर्तीला क्या होता है, मतलब जैसे कोई क्रिकेट का फील्डर है तो बहुत ही फुर्तीलेपन से उसको फील्डिंग करता है, दौड़ने का काम है, निम्बल फुटेड है। जैसे कोई डांसर है तो डांस में कई एक्शंस आपके बहुत फास्ट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए इज़ वेरी निम्बल फुटेड, इज़ वेरी एजाइल, लाइक जॉन्टी रोड्स साउथ अफ्रीका का। आई होप कि आपके समझ आ गया बच्चों। अब ये लिखा होता है इसमें, ये शब्द का इस्तेमाल सही है, बम्पकिन, वो गंवार है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लेकिन बम्पकिन काउंटेबल नाउन है। एक पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं कहा गया इज बम्पकिन, बम्पकिन इज अ नाउन, काउंटेबल है, उसके आगे आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ही इज अ बम्पकिन बोलना पड़ेगा, या ही इज अ योकल, या ही चार्लिश है रस्टिक। रस्टिक का भी अर्थ होता है गंवार का, ठीक है ना। आपका गंवार समझते हो आपका, कि जिसको अंदर एटिकेट्स नहीं हो, अच्छे मैनर्स नहीं हो, उसको गंवार कहते हैं, बोलने का तरीका ना हो, ठीक है। एक फिर बता देता हूँ आपको, तो इसमें शब्द का इस्तेमाल सही किया गया हिज, लेकिन इसके आगे आर्टिकल लगाओ, इज अ बम्पकिन, ठीक है। और बम्पकिन का अर्थ हो गया पर्सन हु इज इल मैनर्ड, ठीक है। नेक्स्ट में मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो उसकी ट्रांसलेट की गई थी आई एम डेडली टायर्ड। अब बच्चों एक चीज़ इंग्लिश में कहलाती है कोलोकेशन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग। एक चीज़ है जो कही जाती है क्या, जिसको अपन कहते हैं कोलोकेशन।
ना कोलोकेशन का अर्थ होता है कि इंग्लिश में ये एक तय है और इसके लिए मार्केट में डिक्शनरीज हैं। आप मार्केट में डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोलोकेशंस, क्या नाम उसका, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोलोकेशन। ऐसा नहीं कि मर्जी जो शब्द आप लगा दें, कौन सा शब्द कौन से शब्द के साथ लगेगा ये कोलोकेशन बताता है। कोलोकेशन का होता है विच वर्ड विल कम विथ विच वर्ड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए डेडली टायर्ड कभी नहीं होता है, इन दोनों का कोलोकेशन होता ही नहीं है। तो इसी जगह आप लिखना चाहिए आपको आई एम बैडली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड थका हुआ, आई एम बैडली एग्जॉस्टेड, और आई एम डॉग टायर्ड, या बोलो आई एम ऑल इन। लेकिन ये नहीं कहना आई एम डेडली टायर्ड, डेडली का डेंजरस होता है, सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिजीज, ठीक है ना आपको, दैट्स राइट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया बच्चों, ठीक है ना आपका, ओके। तो नेक्स्ट में चलिए, किसी को भेजकर उसे बुलवा लो। इसको ट्रांसलेट किया गया जो रेड में लिखा हुआ है, वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में आपने सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसमें कम से कम शब्दों का इस्तेमाल हो, तो उसके लिए फ्रेज काम आ जाता है, सेंड फॉर हिम। और जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी अगर बोलेंगे सेंड फॉर हिम, इसका तो सेंड समबडी टू कॉल हिम, वो सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है, ऐसा बोला नहीं जाता। अगर मुझे कहना डॉक्टर बुलाओ, किसी को भेजो और जल्दी से वो डॉक्टर लेके आएगा, तो मैं कहूँगा सेंड फॉर ए डॉक्टर। तो ऐसे बोलना, किसी को भेजकर उससे बुलवा लो, तो क्या कहोगे, सेंड फॉर हिम। डॉक्टर बुलवाना हो किसी को भेजकर, डॉक्टर को वो साथ ले आएगा ताकि डॉक्टर आने में देरी ना करे, तो कैसे कहोगे आप, सेंड फॉर अ डॉक्टर, ठीक है आप। धूम्रपान छोड़ने के बाद वह मोटा हो गया, इसको ट्रांसलेट किया गया ही बिकेम फैट आफ्टर गिविंग अप। गिव अप का इस्तेमाल सही है, लेकिन टू बिकम फैट नहीं कहना, ये कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो फ्रेज है ना, टू बिकम फैट, ये डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी कर दो जो अपमानजनक माना जाता है, फैट किसी को नहीं कहना आपने, और फैट सो तो बिल्कुल नहीं कहना, मोटू बता रहा हूँ आपको। तो कोई अगर मोटा हो गया तो यू हैव बिकम फैट नहीं। मॉडर्न ज़माने में ये सब एटिकेट्स में हमने सीखने, एटिकेट समझते हो आप लोग, एटिकेट्स का अर्थ होता है, और ये स्पेलिंग सब आने एटिकेट्स की, गुड मैनर्स, ठीक है ना, बोलने का तरीका, लहजा, इसको एटिकेट्स कहते हैं, गुड मैनर्स। तो किसी को फैट नहीं कहना, फैट इज कंसिडर्ड डेरोगेटरी, अपमानजनक, ठीक है ना आपका। तो उसके लिए कहो आपका कोई मोटा हो गया, उसको बोलो यू हैव पुट ऑन वेट। अगर मोटा हो गया हो ना, उसको क्या कहोगे, यू हैव पुट ऑन वेट, ये ध्यान रखना आपने, किसी को फैट मत बोलो यार, ठीक है ना। हाँ, किसी के बारे में कह रहे हो ऐसे ही तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में तो करेक्ट इंग्लिश मत बोले ऐसे आपका, कि ठीक है ना। ये इसमें फ्रेज ये ठीक है, आफ्टर गिविंग, तो बोलो ही पुट ऑन वेट, पुट का पास्ट टेंस पुट ही है, पुट पास्ट टेंस सेंटेंस है, ही पुट ऑन वेट आफ्टर गिविंग अप स्मोकिंग, ये कहिए आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो मेरे दिल का टुकड़ा है ना, जो आप किसी के लिए कहते हो मेरे दिल का टुकड़ा है, तो आदमी आपका बहुत अजीज है, इसकी ट्रांसलेशन गलत है, इज द कोर ऑफ माई हार्ट। कोर का तो सेंट्रल पार्ट, लेकिन ऐसे कहा नहीं जाता है इंग्लिश में। तो बोलो ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वो मेरे दिल के बिल्कुल नज़दीक है, ही इज़ वेरी डियर टू मी, मुझे बहुत प्यारा है, ठीक है। ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आईज, दैट्स राइट, ये कहिए आप। लेकिन ये नहीं कहना इज द कोर ऑफ माई हार्ट। कोर ऑफ माई हार्ट को ऐसे यूज करते हैं, आई एम सेइंग दिस, आप कोई बात दिल से कह बोल, फिर बोलो आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। पता नहीं बच्चों आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मेरा इंटेंशन भी और दूसरी चीज़ें भी, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे कहना, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कोर का मतलब सेंट्रल पार्ट होता है, लेकिन ये नहीं कहना ना आपका कि ही इज़ द कोर ऑफ माई हार्ट, ठीक। कोर के और भी अर्थ हैं, बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर मुझे कहना हो कि ये सेब अंदर तक सड़ा हुआ है, तो मैं कहूँ दिस एप्पल इज रॉटन टू द कोर, ये कोर हो गया सेंट्रल पार्ट, ठीक है। और कोर वह भी है, इसका अर्थ होता है किसी ऐसा फ्रूट जिसका बीच का पार्ट हार्ड होता है उसको हटा देना, ठीक है। पील इट एंड कोर इट, पील एंड कोर इट, इसमें कोर आपका वह भी है। तो सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं मर्जी से आपने कहीं भी कोई भी कर दिया तो फिर गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है, फिर दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है।
वो मेरे दिल का टुकड़ा, तो ये बोलो आपका दिल का टुकड़ा का भावार्थ है कि वो मेरे को बहुत प्यारा है। तो बोली ही इज क्लोज टू माई हार्ट, ही इज वेरी डियर टू मी, ही इज द एप्पल ऑफ माई आईज, नो प्रॉब्लम, ही इज द एप्पल ऑफ माई आईज, मेरी आंखों का तारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आप इसको ऐसे। नेक्स्ट लीजिए, हम इस काम को समणातीत काल से कर रहे हैं। समणातीत काल का तो होता है वो समय इतना पुराना है कि वो आपके स्मरण यानी आपकी मेमोरी में भी नहीं है, और उसको मेमोरी नहीं बोलते हैं, आपका मेमोरी, ध्यान रखना। अब ये सेंटेंस ऐसे इसको ट्रांसलेट करना कि वी आर डूइंग दिस वर्क फ्रॉम टाइम बियॉन्ड मेमोरी, ये हिसाब किताब लगा के बना दिया गया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। एक तो उसका टेंस ठीक नहीं है। ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में बहुत समय से हो रहा हो और अभी भी चल रहा हो, तो उसका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आर डूइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हैव बीन डूइंग क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और उसका फ्रेज बनता है फ्रॉम या सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है। अब किसी ने कहा कि किसी घर में कोई पारंपरिक कार्य होता था, कोई भी हो सकता है वो, जैसे साड़ियाँ बनाने का, सॉल बनाने का, अरे भी काम आप कब से कर रहे हो, तो क्या जवाब देगा? तो वो कहेगा कि वी हैव बीन, ऐसे बोलेंगे आप, डूइंग दिस वर्क, वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये इसका मीनिंग हो गया। तो आपने शुद्ध बोलना बहुत जरूरी है भाई। स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये नहीं है, आपको सब तरह के सेंटेंस आने चाहिए, ठीक है, और उनको संदर्भ में कहोगे तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन गलत तो नहीं होने चाहिए वो। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपने ये कहना हो कि हम इस काम को समणातीत, ये भी ध्यान हिंदी में भी आना चाहिए, समणातीत काल से, यानी वो काम इतना अतीत है, अतीत काल से हो रहा है कि हमारे स्मरण में भी नहीं है। तो सही क्या होगा? वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम और सिंस में से कोई भी लगा सकते हो, टाइम इमेमोरियल। ठीक है ना। मेरा आराम से लेटने का मन कर रहा है, उसको ट्रांसलेट किया गया, आई फील लाइक स्नगलिंग। नो 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 नो, आपको ये बोलना चाहिए आई फील लाइक लाइंग कंफर्टेबली। समझो ये लड़का दोस्त था, उसने कहा यार मैं भी तेरे साथ लड़ गया, नहीं यार प्लीज, मैं तो फैल के सोना चाहता हूँ आराम से आपका, तो दूसरी बेड पे सो जा, मेरे पास मत सो। आई फील लाइक लाइंग कंफर्टेबली ना। स्नगल का वर्ड का इस्तेमाल यहाँ गलत है, ठीक है आपका। अगर कोई बच्चे अपनी माँ से चिपक के सो रहे हैं ठंड के अंदर, ठंड से बचने के लिए, तब कहो आपका। और स्नगल के साथ में आप लगाई द चिल्ड्रन स्नगल्ड अप टू देयर मदर, ऐसे बोलिए आप। द चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि शब्द अच्छा लगा और आपने ठोक दिया उसको, नहीं, द चिल्ड्रन स्नगल्ड अप टू देयर मदर। इसका अर्थ क्या होगा? दो बच्चे थे, एक दाएं एक बाएं माँ के, सो गया, ठंड भी लग रही थी, सर्दियों में तो होता ही ऐसे ना आपका। दैट्स राइट, द चिल्ड्रन वर ऑल स्नगल अप, 4-5 बच्चे थे, खेलते खेलते सो गए, और एक ही रजाई थी, तो दे स्नगल्ड अप। लेकिन आराम से लेटने के लिए स्नगल का इस्तेमाल मत करना, ये हसासियत बन जाता है आपको, ये कह रहा हूँ आपको। अगेन, ज़्यादा डर, विम का मतलब डरपोक होता है, नो डाउट, ठीक है ना। डरपोक मतलब टिमिड पर्सन, तो इसके कई तरह से ज़्यादा डरपोक मत बनो। लेकिन ये विम्प के आगे ए लगा दिया, फिर इसके पीछे मैन लगा दिया, वो गलत हो गया। मैन हटा दो, क्योंकि विम्प एडजेक्टिव नहीं है, विम्प केवल आपका नाउन है। तो बोलो डोंट बी अ विम्प, मैंने ऊपर लिखा ना डोंट बी अ विम्प, और डोंट बी सच अ विम्प, डोंट बी सो टिमिड, कई शब्द हैं उसके। अगर आपने इतना डरपोक मत बनाओ कि डोंट बी सो टिमिड, डोंट बिकम चिकन हार्टेड, ठीक है ना। कई तरह से कह सकते हो आप, बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि विम्प आपका नाउन है, तो नाउन के आगे नाउन क्यों लगा रहे हो? विम्प कोई एडजेक्टिव थोड़ी है। तो डोंट बी अ विम्प इज मोर देन इनफ, ठीक है। दूसरे भाई, आजकल मेरे पापा थोड़ा व्यस्त हैं, ट्रांसलेट किया गया नाउ डेज, ठीक है चलो। माई फादर इज लिटिल, अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि लिटिल अपने आप में नेगेटिव होता है, तो उसके आगे ए लगाइए। लिटिल का अर्थ होता है नथिंग, दैट्स राइट। इफ आई से देयर इज लिटिल वाटर
इन द जार, कितना पानी है, देयर इज नो वाटर। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। और अगर आपने कहना है कि थोड़ा सा है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग या जार, जो भी बोलना हो, ठीक है। तो इसको पानी है लेकिन थोड़ा सा है, लिटिल वाटर मीन्स नो वाटर। इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय इनका ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा, आजकल मेरे पापा थोड़ा व्यस्त हैं। ऐसा मतलब व्यस्त है ही नहीं। ट्रांसलेशन हो गया तो मेरे पापा बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है। नाउअडेज माय फादर इज अ लिटिल बिट बिजी। ये सब जबान पे चढ़ाना है आपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोज की बात है, इसको ट्रांसलेट किया गया इट इज एवरीडे अकरेंस। चलो स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग चलो गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अकरेंस एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये एवरीडे इनका साथ ही लगा हुआ था, ये टाइप मेरे से गलत हो गया, ठीक है। कभी एवरीडे का अंतर बताऊंगा आपको, ठीक है। इट इज एन लगाना पड़ेगा, इट इज एन एवरीडे अकरेंस। अकरेंस काउंटेबल नाउन है। अकरेंस करता है कोई भी चीज जो घटित होती है, घटना। ये रोज की घटना है। अगर आपने ऐसे रोज की बात करो तो क्या हो, ये रोज की घटना है। ट्रांसलेट उन्होंने ठीक किया है, ठीक है। अकरेंस तो ये इन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन वो चलो गलती से हो गया, वो नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अकरेंस आपका काउंटेबल नाउन है। तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज एन एवरीडे अकरेंस। ये तो रोज की घटना होती है, ठीक है, रोज की बात है। ओके, मैं ज़्यादातर ये काम नहीं करता हूँ। आई जनरली डू नॉट डू सच वर्क्स। नो, गलत हो जाता है। इंग्लिश में वर्क्स का मतलब कभी भी काम नहीं होता है, ध्यान रखना आप बच्चों। कोई बात नहीं, जो कर रहा है वो भी तो ऐसे सीखेंगे धीरे धीरे कर करके। वर्क का मतलब बच्चों जॉब होता है, काम। कोई भी काम आपने किया, ठीक है आप। लेकिन वर्क्स का मतलब कभी भी जॉब नहीं होता है, याद रखना। अगर आपने कहना कि मेरे पास में बहुत सारे काम है, तो मैं कहूँगा आई हैव मच वर्क टू डू। ऐसे नहीं आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, ये गलत हो गया। तो आपको बोलना चाहिए आई हैव मच वर्क टू डू, ये बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में आप ये भी सीख रहे हो कि जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तभी तो उसका फुल फॉर्म नहीं बन रहा। तो उसके आगे फिर आपको मच लगाते हो। मच लगता हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। मच पावर्टी, मच हैप्पीनेस, मच इंटेलिजेंस, मच विजडम, मच वर्क बोलना आपने, ठीक है। एंड वर्क्स का मतलब डिफरेंट हो जाता है। वर्क्स का मतलब होता है किसी आदमी की क्रिएशंस, ठीक है। इफ आई से आई हैव सीन ऑल द वर्क्स ऑफ दिस पेंटर, क्रिएशन समझ तो कृतियां, जो पेंटिंग्स उसने बनाई है वो सब देख चुका हूं मैं, इसका मतलब ये हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना, आप एक सेकंड ना, इफ आई से आई हैव सीन ऑल हिज वर्क्स, ये ऐसा नहीं कि वर्क्स शब्द गलत है, इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मीनिंग हो गया आई हैव सीन ऑल हिज क्रिएशंस। अगर वो पेंटर है तो उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है, ठीक है। अगर वो फिल्म मेकर है तो उसके द्वारा बनाई गई फिल्में हो गई, ठीक है ना। चलो, तो आपने कहना है जनरली डू नॉट डू सच वर्क, सच वर्क्स नहीं कहना, बस आपने ये ध्यान रखना है। उससे पंगा मत लो, इसमें मैस के साथ में आपने लगाना, ये गलत हो गया, फ्रेज गलत हो गया। डोंट मैस विथ हिम, पंगा मतलब उससे छेड़खानी मत करो। वो ऐसे आदमी पीट पाट देगा, या गुंडा आदमी होगा शायद, मरवा देगा, पिटवा देगा। मैसअप नहीं। इसका इस्तेमाल डिफरेंट है, उसकी ज़िंदगी उलझी हुई है, तो इज लाइफ इज ऑल मेस्ड अप, वो ठीक है। लेकिन मैस विद समबडी होता है, मैसअप विद समबडी नहीं होता है। इसमें आपका प्रयोग गलत है, ठीक है। वो बहुत गुस्सेल आदमी है, गुस्सेल में उसको जल्दी गुस्सा जाता है। अच्छा देखो, अगेन पर्सन काउंटेबल नाउन है, पर्सन, तो इसमें आपको इसमें आके ये लगाना पड़ेगा, इज ए वेरी अग्रेसिव पर्सन। ये समझ पा रहे हो ना आप लोग? पर्सन काउंटेबल है बच्चों। या तो ये कि ही इज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, जो ग्रीन में लिखा उसको पढ़ें, या लिखो ही इज गिवन टू टेम्पर, या ही इज इरेजिबल। जो जिस आदमी गुस्सा तेज आता है, जल्दी आता है, उसको इरेजिबल कहते हैं। पर्सन लिखा है तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ही इज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन। तो ये थे बच्चों कुछ एक आपके जो मैंने आपको बताए। और मेरा इंटेंशन गलत होता, मैं कह देता है फलाने किए हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये इसमें आपका फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो और गलत चीज़ सीख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा।
मैस अप कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, मैस विद समबडी, फ्रेज है टू मैस विद समबडी, तो मैस अप क्यों लगाओगे आप? इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, इसलिए जब भी दिक्कत हो आपको तो आप डिक्शनरी को देखिए, आपको अच्छी सी डिक्शनरी को, इंग्लिश की डिक्शनरी हो, कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, वो डिक्शनरी देखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हो इसको सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ आपके लिए एक एक दो वीडियो स्पोकन इंग्लिश के रोज़ डाला करूँगा, ठीक है, डायलॉग के रूप में, इंडिविजुअल सेंटेंसेस, सब कुछ, ठीक है, एंड आई होप यू विल लाइक देम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।